ऐसे आज के मुख्य वक्ता श्री गौतम चटर्जी को मैं निमंत्रित करता हूं अपने व्याख्यान के लिए। आज हमारे बीच एक भारतीय ज्ञान परंपरा के उन विरल साधकों में से हैं जिन्होंने नाट्य शास्त्र और अभिनय शास्त्र जैसे प्राचीन ग्रंथों को आधुनिक दृष्टि प्रदान की है। आपकी लेखनी ने आनंद भैरवी, क्लासिक सिनेमा और संगीत विमर्श जैसी कृतियों के माध्यम से कला के व्याकरण को नए आयाम दिए हैं। आपकी बौद्धिक साधना का विस्तार विस्मयकारी है। मेरे विभाग के लिए एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स के सभी विद्यार्थियों और हमारे फैकल्टी के लिए बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि नाट्य शास्त्र हमारा सिलेबस है और मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय ज्ञान परंपरा भारत की सॉफ्ट पावर है और उसमें नाट्य शास्त्र बहुत बड़ा किरदार निभाता है। तो आपका उद्बोधन सुनने के लिए हम उत्सुक है। आपका स्वागत करते हुए मैं यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद। राजेश महंत जी, आप भी 1 मिनट के लिए प्रासंगिक वक्तव्य दें। साथियों, ये हम सब के लिए गर्व का विषय है कि गौतम जी हम लोग के बीच हैं। इनकी विद्वत्ता और इनके बारे में ढेर सारा हम लोग पढ़ते लिखते रहे हैं। मेरी पत्रिका हम लोग एक निकालते थे, चिंतन दिशा, उसके लिए भी आपने आलेख लिखे थे। और बनारस तो वैसे भी हम सब के लिए गौरव है। ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म का एक बड़ा केंद्र है। वहाँ से यहाँ हैं, उनका बड़े दिल से हम लोग मुंबई शहर में स्वागत करते हैं। आप सबकी तरफ से भी स्वर संगम फाउंडेशन और जितनी संस्थाएं जुड़ी हैं आज के इस आयोजन के लिए, सबकी ओर से आप सबका भी हार्दिक स्वागत। नारायण दत्त स्मृति व्याख्यान के 12वें अध्ययन के उपलक्ष्य में हम सभी साथी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इस समारोह के आयोजन में मुख्य भूमिका स्वर संगम फाउंडेशन मुंबई द्वारा की गई है और इन्हीं के साथ में मुंबई विश्वविद्यालय के गुजराती विभाग, हमारा कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म विभाग और थिएटर ऑफ एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स डिपार्टमेंट्स यहाँ पे जुड़ा है और इनके संयुक्त विद्यमान में ये आज का प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किया गया है। भारतीय ज्ञान परंपरा और नाट्य शास्त्र, और जिनके जो प्रमुख वक्ता जी है वाराणसी से आचार्य गौतम चटर्जी है, जिन्होंने एक नाट्य शास्त्र में अपना एक नया मॉडल बनाया है। सभी छात्र या हमारे जैसे संशोधन कर्मी, अभ्यासक के लिए काफ़ी बड़ा मार्गदर्शन शुरू से ही रहा है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वनाथ सचदेव है, जो अभी हमें ज्वाइन करेंगे। और इस प्रोग्राम को 3 महीने से जो डिज़ाइन कर रहे थे और एक एक चीज़ों को जोड़ रहे थे शुरू से ही और अपडेट दे रहे थे पिछले 3 माह से, वो है हमारे मित्र हिंदी विभाग से भूपनाथ पांडे सर। मैं यहाँ पर नारायण दत्त स्मृति व्याख्यान के बारे में बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। नारायण दत्त जी की तस्वीर आप देख रहे होंगे, मेरी दाईं ओर है। नारायण दत्त जी 17 फरवरी 1929 को पैदा हुए थे। जन्म से तेलुगु भाषी, लालन पालन कन्नड़ में, पढ़ाई संस्कृत में, पत्रकारिता हिंदी में और मराठी के उद्भट विद्वान। उसके अलावा उर्दू, गुजराती, इन भाषाओं की उन्हें अच्छी जानकारी थी। तो एक ऐसा बहुभाषी व्यक्तित्व, जिसको हम भारतीय व्यक्ति कह सकते हैं, जिसके लिए भारत का उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसा कुछ भी नहीं था, जो शुद्ध रूप से मनुष्य थे। और उनकी सार्थकता इसी बात में थी कि वो अपने जैसे लोगों को लगातार निरंतर ज्ञान बांटते रहे। नारायण दत्त जी 1 जून 1914 को उनका देहांत हुआ और उस समय तक उस आदमी के पास अपना कहने के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं थी,
न कोई घर, न कोई मकान, न कोई बैंक बैलेंस, कुछ भी नहीं। मतलब वो जैसे आए थे वैसे ही, कबीरदास का ना, जस की तस धर दीनी चदरिया, उस तरह से उन्होंने अपना जीवन बिताया। पूरे भारत में उनका परिवार बिखरा पड़ा है। हम उनके परिवार के एक छोटे से हिस्से हैं। सुदर्शना जी हमारे सामने हैं और विश्वनाथ जी भी उन्हीं के शिष्य रहे पत्रकारिता में। तो नारायण दत्त जी का, हम उन्हें ताऊ जी कहा करते थे। नारायण दत्त जी का कहना था, जब वो मुंबई छोड़कर बेंगलुरु जा रहे थे, मुंबई में 50 वर्षों तक नवनीत नाम की एक पत्रिका निकलती भारतीय विद्या भवन से, उसके वो संपादक थे। है जिनके लिए सब ताल्लुक है। विश्वनाथ सचदेव जी का सम्मान। हाँ, श्री विश्वनाथ सचदेव जी का सम्मान डॉक्टर अविनाश पांडे करेंगे। विश्वनाथ सचदेव नवनीत समर्पण के तंत्री है, एडिटर है। जी ने जब मुझसे कहा था इस व्याख्यान माला इस सीरीज में बोलने के लिए, तो मैं तुरंत बहुत सहज ही इसको स्वीकार मैंने किया था, क्योंकि हुबरा जी के प्रति या उनके स्नेह के प्रति एक प्रणम्य और वरेण्य भावना है, और अपने आप को मैं बहुत प्रतिकृत महसूस करता हुआ बॉम्बे तक आ गया, बॉम्बे यूनिवर्सिटी तक आ गया। लेकिन अभी जब मैं बोलने के लिए भी खड़ा हुआ हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल इसकी योग्य नहीं हूँ, क्योंकि एक तो नारायण दत्त स्मृति हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन इतने गुणी व्यक्ति के साथ हम लोग डायस शेयर कर रहे हैं। पार्थिव उपस्थिति सब कुछ नहीं होती है, अपार्थिव उपस्थिति में भी शेयरिंग होती है। यहाँ पर पीवी काणी जैसे विद्वान हुए हैं, आप लोग हमसे बेहतर जानते होंगे, पांडुरंग वामन काणी, जिनके धर्मशास्त्र को पढ़ के हम लोग बड़े हुए हैं। ये जो हॉल है कुसुमाग्रज जी, विष्णु वामन शाबरी जी, उनसे वो एक प्ले मराठी में लिखे थे और हमारे सामने दिल्ली में जीटी देशपांडे जी थे, दिल्ली विश्वविद्यालय के, वो अनुवाद कर रहे थे और अनुवाद कर चुके थे, करके उन्होंने मुझे दिया और उन्हें मराठी में लिखा। उनके नाम से हॉल भी बन गया जहाँ पर आज हम लोग यहाँ बोलने आए हैं, इकट्ठा हुए हैं। इन सब चीज़ों को जब मैं देखता हूँ, नारायण दत्त जी, पीवी काणे जी, कुसुमाग्रज जी और सारे गुणीजन हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा मैं नर्वस हूँ, क्योंकि योग्य होना भी सीखना पड़ता है। जैसे कि रीडर होना सीखना पड़ता है, जो रीडर होता है वही राइटर होता है। लेकिन अब एक विषय जब तय कर दिया गया है और हमारे इतने सारे मित्र सामने हैं, तो देखते हैं भगवान किस बुद्धि में क्या देता है, जो आपके साथ मैं कुछ बात कर सकूं। श्रद्धेय गुरुजनों एवं प्रिय मित्रों, भारतीय ज्ञान परंपरा में नाट्यशास्त्र और नाट्यशास्त्र, भारतीय कहने पर एक भारतीय मन आता है, इंडियन माइंड। इंडियन माइंड का मतलब इंडियन कॉन्शियसनेस, जो निश्चित रूप से दूसरे मन से, वेस्टर्न माइंड या वेस्टर्न कॉन्शियसनेस से अलग होता होगा, और ऐसा है भी, क्योंकि वो दो चीज़ों को लेकर चलता है, माइंड और ब्रेन, जबकि हमारे यहाँ ये ट्रीपर्टाइट है, मतलब माइंड, ब्रेन और आत्मन या आत्मा। इसलिए ये भिन्न हो जाता है भारतीय होना इस अर्थ में। इंडियन माइंड बहुत दिनों से शब्द चला है, बहुत लंबे समय से हमारी इंडियन फिलोसॉफी में, लेकिन मुझे लगता है कि कॉन्शियसनेस के लेवल पर हम अपने आप को भारतीय कैसे कह सकते हैं, जो मुझे लगता है कि ये इस तरह से हम लोग एक शब्द को परिभाषित कर सकते हैं कि भारतीय होना क्या है। कॉन्शियसनेस का जो भारतीय चेहरा है वो इस तरह से है कि वो, उसके दो चेहरे हैं। एक तो वो है जो ट्रांसेंड करता है, हम लोग के भीतर चेतना का जो स्तर है वह हमारा उत्तरण होता है। अगर हम साधना की दुनिया में आते हैं, अगर साधना करने जाते हैं, और जो घटता है वो उत्तरण होता है। उत्तरण सही शब्द है हिंदी में ट्रांसेंडेंस के लिए।
तो ट्रांसेंडेंट जो कैरेक्टर है कॉन्शियसनेस का, एक तो ये चेहरा है, दूसरा चेहरा है इमनेंट, यानी वो हर चीज़ों में है, सब में। तो परा और प्रकृति कहा जाता है इसके लिए कि हमारे इंडियन कॉन्शियसनेस वो उसके दो फेसेस हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं, अगर हम इसको अटेंड कर रहे हैं तो। भारतीय ज्ञान परंपरा में ये जो भारतीय शब्द है उसमें और आगे हम लोग बढ़ सकते हैं कि जब भी हम लोग प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने जाते हैं, दो चीज़ें बहुत आकर्षित करती हैं। अब आकर्षित नहीं भी करती हैं क्योंकि उसके हम लोग अभ्यस्त हो गए। पहली तो यह है कि कोई भी ग्रंथ हम लोग जब उठाते हैं तो देखते हैं उसमें एक डिवाइन बिगनिंग है, माने उसकी शुरुआत स्वर्ग से होती है। स्वर्ग में पहली बार भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को देखा, जाना, नाटक देखा, तब वो हमारे पृथ्वी लोक के लिए उन्होंने नाट्य शास्त्र रचा। तो ऐसा क्यों है? हर चीज़ की डिवाइन बिगनिंग क्यों होती है? क्योंकि और स्वर्ग की बात बहुत आती है और हम लोग तुरंत उसको अलग कर देते हैं, कहानी के रूप में अच्छी लगती है कि ऐसा ऐसा हुआ। लेकिन जब हम लोग अपने निजी जीवन में जाते हैं तो ऐसा कभी नहीं होता कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी के गेट से आए हैं तो सरस्वती मिल गई, उन्होंने कहा कि ये चिट्ठी जो है तुम विष्णु को दे देना। ये हम लोग का डेली एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन हम लोग ये पढ़ के बड़े हुए हैं और इन शब्दों से जुड़े हुए जो कहानियाँ हैं वो अच्छी लगती हैं, लेकिन जब इनके प्रतीकों के अर्थ में जाते हैं वहाँ से कठिन लगने लगता है और हम पाते हैं कि हमारे भीतर एनर्जी कम है। लेकिन फिर भी कोशिश की जाती है कि इनको समझाने की, बताने की। हमारे सीनियर्स भी करते रहे हैं और जब हम इनको समझने जाते हैं तो इनको समझने के लिए हमारी योग्यता, हमारी एनर्जी भी बढ़ने लगती है। जैसे ये प्रसंग आया कि कॉन्शियसनेस की बात की, हमारे यहाँ डिवाइन बिगनिंग की क्यों होती है? हमेशा स्वर्ग में कोई चीज़ हुई, फिर वो धरती पर आई, या स्वर्ग और धरती का एक मिलन हुआ। उर्वशी स्वर्ग से आई और राजा पुरुरवा थे, उनके साथ विवाह हुआ। स्वर्ग वाला जो एस्पेक्ट है समझ में नहीं आता, लेकिन अगर हम कॉन्शियसनेस के रूप में देखें कि जो ट्रांसेंडेंट उसका एक चेहरा है, तो जो ट्रांसेंडेंट लेवल है हमारा वही स्वर्ग है, जहाँ से नीचे उतर के जब हमें जो बोध होता है, जो फ्लैश आता है किसी भी चीज़ का, जिसको ज्ञान कहते हैं, उसको जब हम शेयर करते हैं लोगों के साथ इमनेंट प्लेन पर ट्रांसेंडेंट से, तो फिर धरती की बात आ जाती है। तो बहुत सरल हो जाता है ऐसे समझना। ये इस तरह से हम लोग भारतीय चीज़ों को देख सकते हैं। भारतीय किसे कह रहे हैं? एक और एस्पेक्ट है कि जितने भी हमारे ग्रंथ हैं प्राचीन, वो डायलॉजिकल फॉर्म में लिखे हुए हैं। नचिकेता यम के साथ बात कर रहे हैं, अर्जुन कृष्ण के साथ बात कर रहे हैं, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी के साथ बात कर रहे हैं, हमेशा डायलॉजिकल फॉर्म है। जबकि आमतौर पर बोला जाता है कि संवाद वहीं से शुरुआत हुई जब पुरुरवा उर्वशी का, लेकिन देखा जाए तो सारे ग्रंथों में ये बात है। तो इसके लिए भी कॉन्शियसनेस के लेवल पर हम लोग को बताया गया है, या हम लोग खुद उसको जी सकते हैं कि हम लोग के भीतर से प्रश्न आता है जब, तो उसका उत्तर बाहर नहीं मिलता। हम लोग के भीतर कई बार आता है कि क्या जीवन में सचमुच में न्याय है, होता है जिसके साथ अन्याय हुआ है? क्या प्रेम है? क्या सचमुच में मनुष्य का संबंध सहज हो सकता है? ऐसे जब प्रश्न हमारे भीतर जाते हैं तो हम लोग सबसे पूछते हैं और उत्तर से संतुष्ट नहीं होते। फिर भीतर से ही उत्तर आता है जो हमें संतुष्ट करता है। तो हमारे भीतर एक क्वेश्चनिंग माइंड और आंसरिंग माइंड पहले से है, जिसके बीच में डायलॉग चलता रहता है। ये भारतीय ऋषि परंपरा है और उसमें कहा तो ऐसे भी गया है, मैंने गोपीनाथ कविराज जी ने इसको बहुत अच्छे से समझाया है बनारस में, कि शिव शब्द सुनते ही बड़ा धर्म और अध्यात्म से मत जोड़िएगा। शिव का सिर्फ मतलब होता है सुंदर या कल्याण भाव। शिव को जब ज्ञान इस संसार में देना होता है तो अपने आप को थोड़ा नीचे लाते हैं, क्योंकि कई स्टेजेस हैं, प्लेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस है, उसको सदा शिव कहते हैं। जब वो अपने आप को दो भागों में बांट लेते हैं, शक्ति प्रश्न करती है, शिव उत्तर देते हैं, उसको हमारे यहाँ शैवागम कहा गया है। तो वो हमारी भीतर का क्वेश्चनिंग माइंड और आंसरिंग माइंड होता है। जब इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो देखेंगे अर्जुन हमारा क्वेश्चनिंग माइंड है, श्री कृष्ण आंसरिंग माइंड है, नचिकेता क्वेश्चनिंग माइंड है और यम आंसरिंग माइंड है। लिख एक ऋषि ही रहा है, इसको पूरी ग्रंथ की रचना कर रहा है। ये जो डिवाइन बिगनिंग और डायलॉजिकल फॉर्म
ऐसे इस ढंग से जब हम लोग आज के समय से 2026 से प्राचीन ग्रंथ को पढ़ने जाते हैं तो इसको कहा गया है हमारे यहाँ कि हाउ टू रीड एन एंशिएंट टेक्स्ट। आज इसको यूरोपियन लिटरेरी क्रिटिसिज्म में एक शब्द दिया गया हर्मेन्यूटिक्स, कि हम हाउ टू रीड ए बिब्लिकल टेक्स्ट या किसी प्राचीन ग्रंथ को हम कैसे पढ़ने जाएं, क्योंकि अगर नहीं पढ़ने जाते हैं तो समझ में नहीं आता है। 1925 में पहली बार नाट्यशास्त्र को एक जगह इकट्ठा किया गया रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की ओर से, और 1925 से लेकर 1955 तक भारत के सारे विद्वान, जिसमें पुणे के भंडारकर ओरिएंटल सीरीज के लोग ज़्यादा थे, और पहला वो भी छपा था बॉम्बे से निर्णय सागर प्रेस से, तो 25 से 55 तक बहुत सारे विद्वानों ने मिलकर इसको एडिट करना शुरू किया, क्योंकि बहुत सारे पाठ भेद थे, और एक फाइनल जो पाठ बना उस पाठ का हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद हुआ संस्कृत से। संस्कृत का तो गायकवाड़ ओरिएंटल सीरीज से छपा था, हिंदी में बाबूलाल शुक्ला शास्त्री और अंग्रेजी में मनमोहन घोष ने अनुवाद किया। तो पूरे देश ने फिर नाट्यशास्त्र पढ़ना शुरू किया। फिर मेरे पास भी यही संज्ञान या ये बात आई, तो मैं भी जब पढ़ने गया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और अभी तक नहीं आया है। मैंने नाट्यशास्त्र के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया है। उदाहरण देके मैं बताता हूँ कि जैसे उसमें लिखा है कि पूर्व रंग संस्कृत नाट्य परंपरा या नाट्यशास्त्र के अनुसार नाटक करने का कि एक वो प्रविधि है या मेथोडोलॉजी है जिसमें नाटक शुरू होने से पहले उसका परिचय दिया जाता है, और पूर्व रंग की एक खास व्यवस्था बनाई गई है, विधि है। तो उसमें लिखा हुआ है कि पूर्व रंग में जब नट प्रवेश करे तो प्रवेश स्थान पर स्थान बनाए गए हैं, प्रवेश, आक्षेप, निष्क्राम, प्रासाद और आंतर, 5 स्टेज के पॉइंट्स बनाए गए हैं जो बाद में एक्टिंग मेथड्स में बदलते हैं। तो उसमें लिखा है कि पूर्व रंग में जब नट प्रवेश करे तो प्रवेश स्थान पर आश्रावणा विधि से वर्तमानक का प्रयोग करते हुए नांदी पाठ से पहले अड्डिता ध्रुवा गाई जाए। मुझे तो समझ में नहीं आया। अगर एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन हुआ है हिंदी अंग्रेजी में, और उस सेंटेंस में अगर 20 शब्द हैं, उसमें 16 तो टेक्निकल टर्म्स हैं, और उन 16 टेक्निकल टर्म्स को 2026 तक अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया जा सका है। कैसे पढ़ें, कैसे समझे, और कैसे अब तक संस्कृत नाटक हो रहे हैं? ये इस तरह के प्रश्न आते हैं, क्योंकि एक रिसर्च मेथोडोलॉजी में ये भी है कि आप कैसे एक समस्या बनाते हैं, प्रश्न उठाते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो ये इसलिए हमारे यहाँ जब ग्रीस में ग्रीक भाषा नहीं बोली जाती थी, तब वहाँ पर जो ईश्वर के दूत होते थे, जो लोगों से कहते थे झगड़ा मत करो, ईश्वर नाराज हो जाएगा, ईश्वर से डरो, उनको हर्मेन्यूटिक्स कहते थे। बाद में इस शब्द का लोप हो गया, ऑब्सोलीट हो गया। बहुत बाद में 19वीं शताब्दी में ये इस शब्द को फिर से रिकॉइन किया गया, जिसका मतलब हुआ कि किसी प्राचीन ग्रंथ को कैसे पढ़ें, और उसी दृष्टि से अभी हम ये सारी बातें कर रहे हैं, हर्मेन्यूटिक वे। तो क्या हर्मेन्यूटिक्स की दृष्टि से हम नाट्यशास्त्र को या गीता को या किसी भी ऐसे ग्रंथ को पढ़े जिसको यूनेस्को ने मान्यता दी है, अभी तब जाके आज इतने सारे काम हो रहे हैं देश में। जब प्राचीन ग्रंथ को पढ़ने जाते हैं तो देखते हैं कि हमारे ऋषियों ने पहले से ही व्यवस्था कर रखी है, हर ग्रंथ में उसका अपना हर्मेन्यूटिक्स दिया हुआ है, जिसको हम लोग भरत हर्मेन्यूटिक्स कह सकते हैं, अभिनवगुप्त हर्मेन्यूटिक्स कह सकते हैं, आदि आदि। हिंदी में इसको या संस्कृत में मीमांसा कहा गया है। तो ये तो हो गई हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा में भारतीय शब्द पर ही मैं इतना बोल गया, क्योंकि आदमी जब बोलने लगता है तो वाचार होने लगता है। अब ज्ञान का मतलब होता है कि जिसकी उपस्थिति से अज्ञान न रहे, नहीं तो फिर ज्ञान का कोई मतलब नहीं है, अंधेरा न रहे। जब हमारे यहाँ पातंजल महाभाष्य, जो कि भगवान पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, उसको जब थोड़ा करेक्ट किया, कुछ चीज़ें जोड़ी गई, घटाई गई कात्यायन के द्वारा, तो पतंजलि ने इसका पूरा एक महाभाष्य तैयार किया। इसमें शुरू में उन्होंने 5
कारण बताए हैं कि व्याकरण क्यों पढ़नी चाहिए, और फिर 13 आनुषंगिक कारण बताए हैं कि क्यों व्याकरण पढ़नी चाहिए। उसमें ये आता है कि जो शब्द तत्व है हमारे भीतर, कहीं भी आप जैसे वेद से आगे बढ़ेंगे तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा कि राम, कृष्ण, शिव, ये सब कुछ नहीं मिलेगा। शब्द तत्व की बात है कि किस तरह से शब्द तत्व उसी के सामने अपने आप को प्रकट करता है जो विद्वान होता है। जो अविद्वान होता है वो शब्द तत्व को देख के भी नहीं देख पाता, सुन के भी नहीं सुन पाता। और व्याकरण पढ़ने से हम ये समझ पाते हैं, क्योंकि जब जो शब्द को बोल रहा है और जहाँ पर ज्ञान है, वहाँ पर वो शब्द का जो प्रकाश है वो लक्ष्मी के रूप में जाता है और अंधकार को दूर करता है। लक्ष्मी का मतलब हम लोग धन समझते हैं, मैंने जानबूझ के इस लाइन को इसीलिए बोला। वेद में जब हम लोग पढ़ने जाते हैं, वेद में एक इमेजरी दी गई है कि एक सिंह है, सिंह नहीं है, एक तो बुल, सांड जिसको कहते हैं, वृषभ। एक वृषभ है जिसका ऐसा चेहरा है कि जिसके 4 सिंग हैं, चतवार सिंह। उसके 2 चेहरे हैं, 3 पाँव हैं, 7 हाथ हैं। वो पूरे शरीर में 3 जगह पर बंधा हुआ है, ध्वनि करता है यानी बोलता है। और वो वृषभ जो मॉर्टल नहीं है, डिवाइन है, वो मनुष्य की देह में, मॉर्टल देह में प्रवेश कर गया है, जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं। ये एक इमेजरी दी हुई है ऋग्वेद में, 4थे मंडल में, 3रे सूक्त में, नहीं 58वें सूक्त का 3रा मंत्र है। वो ये जो इमेजरी दी हुई है, इसके बारे में बहुत कम सुना हुआ है, लेकिन इसके पीछे है कि वो वृषभ जो है, इसको व्याकरण की दृष्टि से देखा जाता है तो उसमें 2 चेहरे और 4 सिंह का मतलब है। 4 सिंह का मतलब हमारे यहाँ व्याकरण की दृष्टि से नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात कहा गया है। और शब्द तत्व की दृष्टि से कहा गया है कि परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी आदि आदि। और 7 जो हाथ है वो 7 विभक्तियां हैं, 3 जो है वो भूत, वर्तमान, भविष्य आदि आदि। अंत में कहा गया है कि ये जो देवता है ये मनुष्य में प्रवेश कर गया है। अब ये भाषा समझ में नहीं आती है, इसके लिए हमें संध्या भाषा में जाना पड़ता है, टॉयलेट लैंग्वेज में। लेकिन वो देवता कौन है? वो शब्द तत्व है। शब्द तत्व ज्ञान का एक ऐसा प्रकाश है जो अंधेरे को दूर करती है, लक्ष्मी बनकर। लक्ष्मी के लिए वहाँ पर भद्रा शब्द आया है। ये सब बताने का मतलब ये हुआ कि भारतीय ज्ञान परंपरा में भारतीय और ज्ञान 2 शब्दों को हमने एक तरह से डिफाइन किया। फिर अंत में बचता है परंपरा। परंपरा का भी बहुत सीधा सीधा अर्थ है कि जो भी हमारे यहाँ श्रेष्ठ धारा है, शब्द तत्व में क्या होता है, तो जो विद्वान होता है उसके आगे शब्द अपना पूरा विवरण उसी प्रकार से दे देता है। जैसे कोई पत्नी होती है, वो बहुत सुंदर वस्त्र पहने होती है, बहुत सुंदर अलंकार पहने होती है, लेकिन अपने पति के सामने वो अपना सारा विवरण सामने प्रस्तुत कर देती है। वैसे ही जब कोई शब्द विद्वान के सामने आता है तो उसका प्रकृति, प्रत्यय आदि आदि सारी बातें उसके सामने क्लियर हो जाती है। अविद्वान के सामने ऐसा नहीं होता। ऋषि देख सकता है, उसका श्रुति, धृति की आदत होती है, वो सुन सकता है, श्रुति, स्मृति, वो चीज़ों को अपने मेमोरी में रख सकता है, और धृति धारण कर सकता है, उत्तम व्रतों का पालन करता है। ये सब बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं एक ऋषि के लिए। यही हमारे यहाँ बाद में एक्टर्स के लिए एलिजिबिलिटी हो जाती है। जब आपके अंदर ये सब योग्यता पहले है कि नहीं, तब आप नाट्यशास्त्र पढ़ पाएंगे। तो भरत मुनि के इन सब गुणों को इसलिए बताया गया है ताकि लोग इसके थ्रू गुजर सके कि है क्या श्रुति, स्मृति, धृति है क्या, उत्तम व्रतों का पालन क्या है, और वेद के गुह्य रहस्य को वो जानते हैं। जो 37वां अध्याय था, अब 36वें अध्याय में आ गए। बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो विद्यार्थी और जो शिक्षक भी कंफ्यूज रहते हैं कि 36 बोले कि 37 बोले, नेट और जीआरएफ के एग्जाम में। तो अब क्लियर हो जाना चाहिए कि 37वां 36 में मर्ज है। तो ये जो 36 अध्याय हैं उसके प्रारंभिक 5 अध्याय जो हैं वो प्रीफेस है, कि इंट्रोड्यूस किया गया है कि है क्या नाट्यशास्त्र। तो अगर 36 में से 5 हटा देते हैं तो 31 अध्याय बचते हैं, और आखिर में जो 2 चैप्टर्स हैं वो एक तरह से
कंक्लूडिंग पार्ट है। जैसे बच्चा एग्जाम देने जाता है तो उसको दही का टीका लगा देते हैं और बोलते हैं रिवाइज कर लेना, प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ना। वो बाकी 2 अध्याय में ये सब बातें हैं, अगर उसको भी हटा देते हैं तो 29 अध्याय बचते हैं। ये जो 29 अध्याय है वो नाट्य शास्त्र है। अब नाट्य शास्त्र भी और वेद भी है। भरतमुनि खुद लिख रहे हैं कि सर्व शास्त्रार्थ संपन्नम, सभी शास्त्रों के अर्थ से संपन्न है। हम लोग क्या है, शास्त्रार्थ सुनते ही सोचते हैं कि दयानंद सरस्वती और फलाने के बीच में शास्त्रार्थ हुआ था, ये बोलते हैं, जिसका वो अर्थ होता ही नहीं है। शास्त्रार्थ में शास्त्र का अर्थ, सर्व शास्त्रार्थ संपन्नम, सभी शास्त्रों के अर्थ से संपन्न है। सर्व शिल्प प्रवर्तकम, सभी प्रकार के आर्ट फॉर्म्स को ये इंट्रोड्यूस करता है। नाट्याख्यम से इतिहासम पंचमम वेदम करोम्य, नाट्याख्यम पंचमम वेदम, नाट्यशास्त्र रूप से 5वां वेद इतिहास के साथ मैं करता हूँ। ये उन्होंने पहले चैप्टर में लिखा है। तो ये नाट्य वेद क्या है और नाट्यशास्त्र, 2 शब्द लाने की जरूरत क्या थी? वेद का मतलब है ज्ञान, और संस्कृत से लोग भागते हैं। संस्कृत बहुत कठिन विषय नहीं है, उसमें धातु वगैरह चीज़ें होती हैं, उसके परिचय हैं। तो विद धातु से बना है, और वहाँ पर ये नहीं होता है कि विद धातु से वेद बन गया है। धातु का मतलब ये हमारी इंडियन एटिमोलॉजी में ये ऐसा है, निरुक्त शास्त्र में, कि हर शब्द एक धातु से कई शब्द बन सकते हैं। तो विद्या के अर्थ में, लाभ के अर्थ में, जानने के अर्थ में, ऐसे 3-4 अर्थ में हम लोग विद धातु से शब्द बनाते हैं। तो जब ज्ञान के अर्थ में है तब वो वेद है। तो वो ज्ञान क्या है, वो पूरे 29 अध्यायों में बिल्कुल छुपा हुआ है। उसको पकड़ने के लिए हमें वो दृष्टि चाहिए। अब आता है नाट्य शास्त्र। शास्त्र क्या है कि जैसे अगर हम कहते हैं कि आपको एक स्क्रिप्ट लिखनी है, उसको अर्थ प्रकृति कहा गया है, तो उसके 5 एलिमेंट्स होते हैं, बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति, कार्य। ये शास्त्र हो गया। इसके बाद एक तीसरी चीज और है, वो है विधि। इसको करे कैसे? इतने प्रकार की चीजें होती हैं शास्त्र, उसको करने की जो मेथोडोलॉजी है वो विधि है। इन सब चीजों को जानने के बाद जब हम पढ़ने जाते हैं तो हम लोग को नाट्यशास्त्र पढ़ना बहुत सरल लगता है। अब टेक्निकल टर्म्स की बात आती है। टेक्निकल टर्म्स को सरल करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे समर स्कूल और नाट्यशास्त्र वगैरह किया, हम लोगों ने। लेकिन एक और तरफ ध्यान दिलाना चाहेंगे, वो ये है जैसे विद धातु से 4 अर्थ में शब्द बन रहा है, जिसमें एक है वेद, वैसे ही उसमें ऐसे असंख्य शब्द है नाट्यशास्त्र में। जैसे एक शब्द है चतुरश्र। हॉल 3 तरह का बनेगा ड्रामा के लिए, चतुरश्र, त्रयश्र और विकृष्ट। चतुरश्र का मतलब है वर्गाकार, स्क्वायर, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। त्रयश्र माने कि ट्रायंगुलर, जिसकी तीनों भुजाएं हैं। और विकृष्ट माने रेक्टेंगुलर या आयताकार। ये हो गया संस्कृत और हिंदी में। तो और बता भी दिया गया कि इस तरह का जो हॉल होगा, तीनों जो है 3-3 तरह के होंगे, बड़ा, मध्यम, छोटा। उसमें ये वाला एप्रोप्रिएट है ड्रामा करने के लिए, ठीक है। अब जब आप नाट्यशास्त्र में आगे बढ़ते हैं, जब डांस की बात आती है, उसमें चतुरश्र, अंगाहार, ये क्या है? 4 भुजाएं बराबर कैसे होंगी अंगाहार में? एक डांसर का, एक्टर का एक पोज है या पोस्चर है जो चतुरश्र है। चतुरश्र ध्रुवा, चतुरश्र ध्रुवा कैसे गाई जाए? चतुरश्र ताल, 2 प्रकार के ताल बताए गए हैं, चतुरश्र और त्रयश्र। त्रिभुजाकार ताल कैसे होता है और वर्गाकार ताल कैसे होता है? आज के किसी भी आर्टिस्ट से पूछना चाहिए सीधे सीधे। और आप किशोरी अमोनकर जी से पूछिए, या मैंने कुमार गंधर्व जी से पूछा था। शिखर से संवाद मेरी किताब, उसमें ये इंटरव्यूज है, पेंगुइन में छपी है। प्रॉब्लम क्या है कि आज जो गायन वादन नृत्य हो रहा है उसका नाट्यशास्त्र से कोई लेना देना ही नहीं है। और अगर लेना देना नहीं है, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, तो नाट्यशास्त्र पर बात भी क्यों करें? लेकिन अगर कोई क्रिटिक, जिसको प्राश्निक कहा गया है, वो अगर हॉल में आया हुआ है, उससे नाट्यशास्त्र पढ़ा है, और कोई कथक डांसर अगर शुरू में जो डांस का जो प्योर डांस फॉर्म है, भरतनाट्यम का प्योर डांस फॉर्म या कथक का प्योर डांस फॉर्म दिखाने के बाद जब वो भाव पक्ष शुरू करती है, अभिनय पक्ष इसको कहते हैं, तो ऑडियंस बहुत जल्दी एनग्रॉस्ड हो जाते हैं। कि अब तक तो वो तत्कार कर रही थी, टुकड़ा, रेला, परण, तो उसको मजा नहीं आ रहा था। देख रहे थे कि उसने क्या सीखा, अभ्यास किया है।
लेकिन जैसे ही भाव पक्ष आता है कृष्ण और यशोदा का या राम का केवट प्रसंग, तो लोग उसमें डूब जाते हैं। अब वहाँ पर अगर कोई नायिका बैठ के अपने शोक में कुछ गा रही है, कुछ बोल रही है, और पीछे से एक इंस्ट्रूमेंट भी दिया जा रहा है उसके दुख को और बढ़ाने के लिए, तो जो नाट्यशास्त्र पढ़ के आया हुआ क्रिटिक है वो पेपर में लिखेगा कि ये गलत है, क्योंकि नाट्यशास्त्र में लिखा हुआ है जब संवाद करे नायक नायिका या दो सहेलियां अनुसुईया प्रियंवदा, तो उसमें इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो नाट्यशास्त्र इसलिए पढ़ें। इसी तरह से जितने भी प्लेज होते हैं हमारे यहाँ, अभी जो सज्जन मुझे वो लगा रहे थे, यंग थिएटर पर्सन माइक लगा रहे थे, उन्होंने हमको बोला कि आप तो MIT यूनिवर्सिटी में आए थे नाट्यशास्त्र बोलने, हम कहाँ आए थे। वहाँ पर एक नाटक दिखाया गया था वामन केंद्रे जी का, मध्यम व्यायोग पर आधारित था। वो मध्यम व्यायोग एक 10 तरह के जो फॉर्म्स होते हैं ड्रामा के, उसमें एक प्रकार है। उसमें जो फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं उसकी भूमिका जो होती है बहुत ही सब्सिडियरी होती है, आनुषंगिक होती है, बल्कि नहीं के बराबर होती है। उस कहानी में एक ब्राह्मण है, उसकी पत्नी और 3 बेटे हैं, और उधर घटोत्कच है जो अपनी माँ के लिए एक कोई आहार लेने जंगल में आया है। पूरी कहानी की रूपरेखा यहाँ से है, भाष का लिखा नाटक है महाभारत से। तो हिडिंबा को भी कम दिखाया जाता है और ब्राह्मणी को भी कम दिखाया जाता है, क्योंकि व्यायोग का फॉर्म ये होता है। अब जब ये नाटक पुणे में हो रहा था तो उसकी माँ को बहुत दुख हुआ कि मेरे बेटे को ले जा रहा है आहार बना के। तो उसके जो दुख से भरे हुए शब्द थे, उस जो जब बोल रही थी तो ऑडियंस हंस रही थी। ये रिकॉर्ड भी किया गया होगा वहां पर उस प्ले को। अगले दिन मुझे बताना पड़ा स्टेज में जाकर के कि कैसे स्टेज को डिवाइड किया है भरत मुनि ने, किस बात को कहाँ से कहा जाने पर प्रभाव पड़ेगा, दुख का डायलॉग कहाँ से बोलना है, विस्पर कहाँ से करना है। अगर 2 प्रहरी खड़े हैं 2 जगह और उनको ये बताना एक दूसरे को कि रात में हमारी महारानी चेहरे पर कपड़ा डाल के किसी पर पुरुष से मिलने जा रही है, चिल्ला के तो बोलेगा नहीं, विस्पर में बोलेगा। तो विस्पर के डायलॉग्स कहाँ से बोले जाए, भरत मुनि क्या बता रहे हैं, खुशी का डायलॉग कहाँ से बोला जाए। तो वो जगह ही जहाँ से वो ब्राह्मणी बोल रही थी उस प्ले में, वो जगह ही हास्य उत्पन्न करने वाला था, तो हो गई। तो पॉइंट वाइज 1 2 3 1 2 3 1 2 3 करके जब हमने दिखाया बताया, वामन जी लौट आए थे बॉम्बे, मेरे अच्छे मित्र हैं, लेकिन इसको जानना होगा। नहीं जानने से ऑडियंस पर कोई भी इफेक्ट हो रहा है तो डायरेक्टर सोचता है हम क्या करें। पहले तो डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे यहाँ नाट्यशास्त्र में, लेकिन जो सीखना चाहेगा वो सीखेगा और जानेगा अच्छा इस वजह से हो रहा था, इससे नाट्यशास्त्र पढ़ना चाहिए। मैं 2008 के बाद इस कैंपस में आया हूँ, मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट में आया था और उसका टॉपिक था कि वेस्टर्न इम्पैक्ट ऑन इंडियन ड्रामा। मेरे साथ जैसे आज विश्वनाथ जी हैं अध्यक्षता कर रहे हैं और सारे मेरे मुझसे बड़े सीनियर्स लोग हैं, उसमें जब्बार पटेल जी थे। और प्रोग्राम होने के बाद तुरंत पता चला कि विजय तेंदुलकर जी अस्वस्थ, तो हम लोग उनके घर चले गए थे। भीमसेन जोशी जी के भी घर, दोनों अस्वस्थ थे। तो जब मैंने बताया कि हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जैसे अभी आप लोगों को सुन के लगता होगा कि बिना डायरेक्टर के प्ले कैसे हो, है ना। तो एक्टर को तैयार करता है नाट्यशास्त्र। एक्टर वो होता है जो आपको अभी 2 मिनट में बांध लेगा, आपको हंसा देगा, रुला देगा। वो 2 मिनट 2 घंटा भी हो सकता है। तो ऑब्जर्व किया जा सकता है हमारे घरों में भी, दादी माँ बच्चे को जब कहानी सुनाती है, बच्चे को जंगल भी दिखता है और शेर भी दिखता है। तो वो दादी माँ हो या कोई अच्छा वक्ता, वो तो किसी से पूछ के नहीं कर रहा है कि इसके बाद मुझे कितने स्टेप लेने चाहिए, या कोई और व्यक्ति एक इमेजरी की स्टेज में नहीं ला रहा है मेटाफर के रूप में, और टूल के रूप में तो एक्टर का यूज नहीं हो रहा है, लेकिन वो एक्टर को प्रथम महत्व देता है नाट्यशास्त्र, इससे डायरेक्टर वहाँ पर नहीं है। हालांकि ट्रांसलेशन में गलत लिख दिया गया, बुद्धि के लिए प्रयोक्ता के और निर्देशक शब्द अनुवाद में लिख भी दिया गया, जो है नहीं। तो ये जो एक्टर को तैयार करने की बात है, वो एक्टर का मेथड या मेथड एक्टिंग जो शब्द है आज का, वो सबसे पहले हमको नाट्यशास्त्र में देखने को मिलता है। एक और बात ध्यान में रखने की जरूरत है नाट्यशास्त्र पढ़ने के लिए, अगर आप लोग की रुचि हो तो, क्योंकि पहली बात तो अनुवाद अच्छा नहीं हुआ है। दूसरा मैंने बताया कि एक शब्द के कई
कई जगह प्रयोग है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे चतुरश्र का मैंने बताया। एक और बात ध्यान में अगर हम लोग रख लें कि हमारे यहाँ वैदिक साहित्य अलग है, लौकिक साहित्य अलग है। हम लोग रामायण महाभारत को महाकाव्य कहते हैं, मानते हैं। रामायण महाभारत महाकाव्य है ही नहीं। हमारे यहाँ सिर्फ 5 महाकाव्य हैं, इसमें से 2 तो कालिदास ने ले लिए हैं, कुमार संभवम और रघुवंशम। उसके बाद जो है महाकवि माघ का है शिशुपाल नैषधीय चरित्रम है, हर्ष की कहानी को लेकर, श्रीहर्ष, हर्ष की नल और दमयंती कहानी को लेकर श्रीहर्ष का। और किरातार्जुनीयम है, भारवी ने इसको लिखा। ये 5 महाकाव्य सिर्फ है हमारे यहाँ। रामायण और महाभारत को इतिहास कहा गया है। ये लौकिक साहित्य है। और वैदिक साहित्य जो है वो सिर्फ वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, पुराण भी नहीं। तो अलग है तो क्या हुआ? अलग है तो ये हुआ, वैदिक व्याकरण अलग है, लौकिक व्याकरण अलग है। वैदिक भाषा अलग है, लौकिक भाषा अलग है। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, जो वर्षों से नहीं दिया जा रहा है, पिछले 100-150 सालों में। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने कहा, हम लोग लक्ष्मी का मतलब धन समझते हैं। लक्ष्मी, वैदिक साहित्य में लक्ष्मी का मतलब धन नहीं होता है। उसके लिए शब्द आया है भद्रा, कल्याणकारी, और धन के लिए शब्द आया वसु। लौकिक साहित्य में लक्ष्मी का मतलब धन बहुत बाद में आया है। जब हमारे यहाँ काव्य, भारतीय काव्य शास्त्र में जब गद्य काव्य लिखा गया, पहली बार गद्य लिखा गया उपन्यास, जिसमें सुबंधु ने लिखा वासवदत्ता, दंडी ने लिखा दशकुमार चरितम, और बाणभट्ट ने लिखा कादम्बरी। कादम्बरी में पहली बार लक्ष्मी का मतलब धन आया। जब जो राज्याभिषेक होने जा रहा है युवराज का, चंद्रापीड़, तो महामंत्री उसको बुलाता है, बोलता है कि क्या क्या अवगुण नहीं होने चाहिए राजा में, वो तुम जान लो। उसमें वो बोलता है कि लक्ष्मी को अपने से दूर रखो, धन को दूर रखो, यही हमारे भीतर लिप्सा या लस्ट पैदा करता है। वहां पर पहली बार धन शब्द आया। अब जब इस तरह से देखने जाएंगे तो हम नाट्यशास्त्र में भी देखने जाएंगे कि इसमें वैदिक शब्दावलियाँ कितनी है और लौकिक शब्दावलियाँ कितनी है। हम लोग आज संज्ञान बोलते हैं कि आप हमारी बात को संज्ञान में लीजिए, कॉग्निजेंस के अर्थ में बोलते हैं ना। लेकिन वैदिक साहित्य में संज्ञान का मतलब ये नहीं है। संज्ञान का मतलब समता, हम लोग साथ मिलकर रहें, यूनिटी। बाकायदे ऋग्वेद का जो ऋग्वेद जो है, इसमें 10 मंडल है। 10वें मंडल का अंतिम जो सूक्त है वो संज्ञान सूक्त है। उसको हम लोग हमारी बात को वेरीफाई करने के लिए देख सकते हैं कि ऐसा है कि नहीं। संज्ञान का मतलब समता। तो जब इस तरीके से देखेंगे, इस नज़र से हम लोग नाट्यशास्त्र को देखने जाएंगे और या नाट्य वेद को देखने जाएंगे, तो उसमें वैदिक शब्दावलियाँ कितनी हैं और लौकिक शब्दावलियाँ कौन सी है, तब बहुत आसान हो जाएगा। इस तरह से पुनर्पाठ की भी नाट्यशास्त्र में ज़रूरत है। मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है कि आप लोग बहुत गंभीर हो गए हैं, बहुत कठिन कठिन शब्द आ रहे हैं। मैं क्या करूं? ये ऐसा होता चला जा रहा है। मैंने पहले कहा, भगवान जो बुद्धि में देंगे वो होता चला जाएगा। और होना ही चाहिए। जब कोई स्टेज से बोल रहा है तो उसको बीच में हंसाना भी चाहिए। लेकिन ये विषय इतना गंभीर है और इसको हमेशा इतने अगंभीर ढंग से देखा गया है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ये मंच है। कम से कम मैं जिन लोग को भी देख रहा हूँ, सबकी आंखों में मुझे दिख रहा है कि वो बहुत जिज्ञासु हैं, वो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, वो पढ़ना चाहते हैं। तो क्यों ना इसका उपयोग किया जाए, क्योंकि संख्या में पूरा हॉल भरा रहे वो नहीं चाहिए, क्योंकि उनको जाके जिंदाबाद मुर्दाबाद तो करना नहीं है। लेकिन हॉल में अगर एक व्यक्ति भी है और वो ज्ञान का पिपासु है, तो उसके लिए तो पूरा जीवन देना चाहिए ना। तो एक के लिए जब ऐसा होना चाहिए, तो यहाँ पे इतने हैं। जो ये परिवार बना है, जाहिर सी बात है भूपनाथ जी की वजह से बना है, वही सूत्रधार हैं। तो ऐसे में हमने कुछ बातों की तरफ इशारा किया। न तो मैं नाट्यशास्त्र पढ़ाने गया, न नाट्यशास्त्र के बारे में बहुत डिटेल में कुछ ऐसा बोलने गया जो गतानुगतिक है, बार बार दोहराया जाता है, जिसका कोई मतलब नहीं है। नाट्यशास्त्र को आज के समय में सब चीज़ों से कैसे जोड़ के देखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो पहला काम है। और ये सिर्फ नाटक का ग्रंथ नहीं है, जीवन में ट्रांसेंड करने का, अच्छा मनुष्य बनने का भी एक ग्रंथ है, जिसके ज़रिए हम लोग सीख सकते हैं कि हमारा आचार व्यवहार कैसा हो, शब्द चयन कैसा हो। बल्कि अगर हमारी भाषा अच्छी होगी तो हमें मोक्ष तक मिल सकता है। मोक्ष की ज़रूरत बहुतों को नहीं होती है,
एक मोक्ष का मतलब ये है कि जो ये महसूस करते हैं कि हम बंधे हुए हैं, बंधन है, वो उससे ऊपर उठ सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था, सत्व, वो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। 24वां अध्याय ही इस पर है, सात्विक अभिनय पर, और वो बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। लेकिन वो ये कहता है कि हम लोग ज़्यादातर थिएटर और डांस म्यूजिक के लोग ये जानते हैं कि 8 तरह के परमानेंट इमोशंस होते हैं, जैसे श्रृंगार है, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स और अद्भुत। और एक कोई शांत रस भी है, उसको लेके भी कंफ्यूजन है कि 9 रस है कि 8 रस है। बच्चे पूछते हैं टीचर से क्या लिखेंगे एग्जाम में। दरअसल एक अगर आकाश नहीं होगा तो बादल न तो बनेंगे न बरसेंगे। तो जो आकाश है वो शांत रस है, जिसमें 8 तरह के भाव बनते हैं और बरसते हैं। अब ये जो 8 हैं ये माइंड से जुड़े हुए हैं। हमारे भीतर अगर थॉट प्रोसेस नहीं होगा तो हमारे भीतर न गुस्सा आएगा न दुख होगा। सोचते हैं इसलिए ये सब चीज़ें होती हैं, और ये सब खेल माइंड का है, इसको धर्म, अध्यात्म, माया कहा गया है। माइंड के पीछे भी कोई चीज़ है, माइंड के नीचे भी कोई चीज़ है, और वो सारा खेल खेलता है। वो हो रहता है शांत, लेकिन उसकी शक्ति से पूरी दुनिया चल रही है और वो दिखता नहीं है। 24वें अध्याय के प्रथम 3 जो कारिकाएं हैं, जो श्लोक नहीं है, उसमें यही बातें लिखी गई है जो मैं आधुनिक भाषा में कह रहा हूँ कि हम लोग माइंड पर इतना ज़्यादा डिपेंड कर चुके हैं कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि मैं एक शरीर हूँ, मैं एक मन हूँ, और सारा दुख, सारा प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होता है। उसी से मुक्त होने के लिए एक शब्द है मोक्ष, और बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि माइंड के ठीक पीछे कोई चीज़ है जिसको हम लोग कोई एक नाम दे सकते हैं, जैसे प्रकाश, लाइट, जैसे शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस, जैसे ब्रह्म, जैसे सत्व। जब हमारा उस पर ध्यान रहता है तो हम देखते हैं कि माइंड, सारा जो एनर्जी है उसका सोर्स वही है, ले वहीं से रहा है, लेकिन हमारा ध्यान माइंड पर है। उसीलिए डांस में 2 शब्द लिखे रखे गए हैं, गति और स्थानक। सिर्फ कोई गतिशील नहीं रह सकता या कोई हमेशा स्थिर नहीं रह सकता, लेकिन ये दोनों चीज़ें चल रही हैं एक ऐसी चीज़ पर जो सत्व है। फिल्म जिस पर्दे पर दिखाई जाती है, आग का सीन है तो पर्दा नहीं जलता है, बाढ़ का सीन है तो वो पर्दा भीगता नहीं है, पर्दे पर हम लोग का ध्यान कम रहता है, वो सत्व है। और जो घटनाएं घट रही हैं वो माइंड है। ठीक इसी तरह से अखबार जो कागज़ में छप के आता है, हम लोग शब्दों पर ध्यान जाता है, वो माइंड है, और जो वाइट कागज़ है वो सत्व है। तो ये गुह्य तत्व कथन अध्याय में ये सब बातें हैं जिसको मर्ज कर दिया गया है। हमने कोशिश की कि नाट्यशास्त्र के प्रति आपके भीतर एक उत्सुकता पैदा हो, जितनी है और बढ़े, और इसको पढ़ने के लिए बेटर है कि आपके भीतर जो इंटेलिजेंस है उसे डायरेक्ट एक्सपीरियंस करके पढ़े, किसी के सहारे मत पढ़िए। और संस्कृत और गणित बहुत कठिन विषय नहीं होते हैं, अगर शब्दों को आप तोड़ देंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। और उसको लेकर कई व्याभिचार भी हो रहे हैं, वो भी नहीं होने चाहिए। जैसे मुझे रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से एक रिसर्च स्कॉलर ने कॉल किया कि मैं ढोल पर एक पेपर लिख रही हूँ, रिसर्च पेपर, क्या इसमें नाट्यशास्त्र जोड़ सकते हैं? तो हमने कहा तुम शास्त्र बोल रही हो, नाट्यशास्त्र, और तुम जानती हो कि शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय वादन, लोक नृत्य, लोक नाट्य, कैसे शास्त्र आएगा? उसमें तो है नहीं। इंस्ट्रूमेंट में 3 इंस्ट्रूमेंट है। बोले नहीं है। तो उसने क्या किया कि नाट्यशास्त्र के जो 31वां चैप्टर है उससे वो फोटो लेकर मोबाइल से को भेजा, उसमें था। तो हमने कहा देखो संस्कृत से घबराओ मत, देवनागरी में ही है ना, तुम जोर जोर बोल बोल के पढ़ो, खुद सुनो, उसमें कहीं ढोल आएगा ना, संस्कृत में ही पढ़ के देखो। बोली नहीं है। तो जिन्होंने बांग्ला में अनुवाद किया नाट्यशास्त्र का, उन्होंने अपनी ओर से जोड़ दिया है। तो फिर हमने कहा कि अब जाकर तुम अपने डीन से बोलो, देवाशीष को, कि जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स को उन्होंने साइन किया है उसके लिए मन ही मन भरत मुनि से क्षमा मांगे। उन्होंने तुरंत कॉल किया कि आगे से मैं बिल्कुल नजर रखूंगा। उसमें नाट्यशास्त्र आता है, हम सोचते हैं होगा ही इस चैप्टर में ऐसा। तो ये सब जो व्याभिचार है इसको भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। जैसे आप देखिएगा लोक नाट्य कम होते जा रहे हैं। लोक नाट्य जिसमें गायन वादन संगीत की बहुत रूपरेखा होती है। उत्तर प्रदेश का एक लोक नाट्य है
नौटंकी। अब नौटंकी कहीं देखने को नहीं मिलती है, न तो आप कोई भी प्रोसीडियम ड्रामा का हिस्सा बन के या नौटंकी के रूप में। वहीं पर महाराष्ट्र में लावणी अभी भी है, और लोग मुझे ये खबर देते हैं कि लावणी इसलिए चल रहा है क्योंकि उसमें मॉडर्न चीज़ें जोड़ी गई है, व्यावसायिक बनाई गई है, अश्लीलता जोड़ी गई है, जो गलत है। कोई भी आर्ट फॉर्म तब तक सरवाइव करेगा जब तक उस आर्ट फॉर्म में प्रतिभा रहेगी। पुणे की या बॉम्बे की है, उनका नाम है शायद कांची शिंदे, शायद मैं सही बोल रहा हूँ। आप देखिए, प्रतिभा है तो लावणी चल रहा है, कोई कमर्शियलाइजेशन नहीं। वो सभी जोड़ी गई होंगी, लेकिन लोक नाट्य में नौटंकी में प्रतिभा नहीं है उत्तर प्रदेश में, इसलिए वो विधा लुप्त हो रही है। यात्रा के साथ भी बंगाल में यही बात है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दिलाता है नाट्यशास्त्र की प्रतिभा क्यों ज़रूरी है। प्रतिभा को जो भी बच्चे वर्कशॉप में आते हैं, हम लोग सबसे पहले यही बोल देते हैं कि देख लो तुम्हारे अंदर अभिनय की प्रतिभा है कि नहीं। 2 साल दोगे, 22 साल दोगे, फिर हमें गाली दोगे। तो बोला हम कैसे जांचे कि मेरे अंदर अभिनय की प्रतिभा है कि नहीं। तो हम लोग बोलते देख लो कि तुम्हारे पास अगर इमेजिनेशन कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, तो तुम्हारे अंदर एक्टिंग की प्रतिभा है। वो तो कर सकते हो कि नहीं, ये थॉट है। तब उसको पहली बार पता चलता है कि थॉट और इमेजिनेशन 2 अलग अलग चीज़ें हैं। हम जो सोचते हैं जिसमें चिंता आदि होती है वो थॉट है, और इमेजिनेशन वो होता है जो तुरंत होता है, स्पॉन्टेनियसली होता है और हमेशा फ्रेश होता है, और जिसमें ब्यूटी का तत्व होता है, उसी को इमेजिनेशन कहते हैं। जैसे मैं अगर कहूँ कि इस प्रोग्राम के बाद मुझे अपनी गाड़ी बनवानी जानी है, तो वो थॉट है। और मैं अगर कहूँ कि मेरी आंखों से बहुत सारी तितलियाँ निकल के जा रही हैं आप तक, तो एक इमेजिनेशन है। आप भी कहेंगे हाँ ये कल्पना है। अगर आप कल्पना कर सकते हैं, इसका मतलब आप तुरंत करेंगे, आप सोचेंगे नहीं कि ये सर कल्पना, यानी आप फिर थॉट में चले गए। तो अगर आप तुरंत कर सकते हैं और वो हमेशा नया होगा, मौलिक होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि देयर इज नथिंग न्यू अंडर द सन। ऐसा नहीं है, सब कुछ हो चुका है सूरज के नीचे। प्रतिभा का सूरज एक ऐसा है जिसके भीतर से हमेशा एक आर्टिस्ट मौलिक चीज़ें रचता है, लोगों के सामने ले आता है, और वो इमेजिनेशन या कल्पना के बूते है। प्रतिभा और कल्पना को बहुत बड़ी जगह दी गई है नाट्यशास्त्र में, और उसके लिए भी हम लोग को कम से कम एक बार पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा ग्रंथ है जिस पर छोटे छोटे कई व्याख्यानों में बहुत सी बातें कही जा सकती है, लेकिन इसको जो 2-4 हमने इशारे किए कि सिर्फ कला का ग्रंथ मान के पढ़ने जाएंगे तो नहीं समझ में आएगा, और हमारे वैदिक लिटरेचर और लौकिक लिटरेचर को समझ लेंगे फिर पढ़ने जाएंगे तो आसान होगा। हालांकि गुरुमुखी विद्या है, गुरु से ही पढ़नी चाहिए, लेकिन पढ़नी चाहिए। विराम लेते ही जैसे एक शब्द है भारतीय काव्य शास्त्र और एक शब्द है भारतीय दर्शन शास्त्र, जिसे हम भारतीय दर्शन परंपरा और भारतीय काव्य परंपरा के रूप में देखते हैं। तो भारतीय काव्य परंपरा और भारतीय दर्शन परंपरा को समझने में नाट्य शास्त्र का क्या रोल हो सकता है या कोई रोल नहीं हो सकता है? जी, नाट्य शास्त्र जो है वो पूरी भारतीय काव्य शास्त्र का प्रथम ग्रंथ है। उसका जो 32वां अध्याय है, छंदो विभाग है, वो पूरे साहित्य से जुड़ा हुआ है। 525 कारिकाएँ ऐसी हैं जिसमें साहित्य को लेकर वर्णन है। छंद क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, संस्कृत नाटकों में आप गौर करिएगा, युवा गायन पहले होता है। तो युवा गायन कैसे होता है, सब लोग बोल देते हैं उस ज़माने में कैसे होता होगा, हम कैसे जाने, लेकिन फिर अब युवा गायन होता कैसे, आप कर कैसे रहे हैं। तो मैंने ज्ञान प्रवाह है बनारस में, वो संस्कृत नाटक होता है, वहाँ पर मधुमिता भट्टाचार्य गाती है, और मैंने आपको मेरा स्टूडेंट समझती है, तो मैंने कॉल किया तो क्या युवा गाते हैं। उसने बोला क्या कि हम लोग को एक श्लोक दे दिया जाता है, श्लोक नाट्यशास्त्र से, तो कहा जाता है किसी भी राग में गा दो। यानी ऑडियंस के साथ कितना ज़्यादा, कितनी डिसऑनेस्टी है। वो तो जुआ मार के सुन रहा है, उसको पता ही नहीं कि राग कलावती में उसने एक संस्कृत का लाइन गा दिया। तो उसमें लिखा हुआ, जैसे शास्त्रीय संगीत के लोग यहाँ अगर होंगे तो जानते होंगे, म्यूजिकल नोटेशन होते हैं। हमारे यहाँ अगर कोई यहाँ बॉम्बे में कोई राग यमन गाएगा, खास बंदिश, और वही बंदिश अगर हम रूस में कहीं दे दें, पेरिस में दे दें, बंगाल में कहीं दे दें, सब लोग राग यमन ही गाएंगे, कोई केदार नहीं गाएगा। क्यों? क्योंकि म्यूजिकल नोटेशन है ना। तो म्यूजिकल नोटेशन का मतलब चिन्ह बने हुए, तीव्र कहाँ पर है,
कोमल कहाँ पर है। उसी तरीके से वो जो तीव्र के लिए अगर ऐसे वर्टिकल लकीर है और बिंदी अगर कोमल के लिए है, उसके शब्द है प्रतिस्वंद है, हर्ष दीर्घ प्लुत, इसे पढ़ाई नहीं